हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की क्लास में हम क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आपका जो मैथ्स का पेपर आएगा उससे रिलेटेड एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों को ये क्लियर हो सके कि उनका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है जब आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे। मैं मेरी ओर से कोशिश करूँगा ताकि बच्चों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक बात, और बड़े आराम से वो अपना एग्जाम कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन न्यू टाइप आएगा, उसमें 10 से लेकर 12 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी वाले, तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है, पहले का पहला पार्ट। इसमें आपसे बोला गया है कि 12 और 15 का स्टूडेंट्स हमें लेसअप है और मैसअप है ज्ञात करना है। ठीक है जी, मैं बड़ी बारीकी से हर एक चीज़ आपको बता दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर 12 और 15 का लेसअप है निकालते हैं बच्चों, तो आप कुछ इस तरीके से निकालते हो। देखो ध्यान से, 12 लिखो, फिर हमने लिखा 15। ठीक है जी, तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 के पहाड़े से टेबल से स्टार्ट करो। 2 छिक्का 12। अब 2 का भाग 15 में जाता नहीं, तो आप 15 को एज इट इज लिख दो। इसके बाद बेटा फिर से आप 2 लिखो। 2 से स्टार्ट किया तो 2 तिया 6। 15 में जाएगा नहीं 2 का पूरा पूरा भाग, इसे वैसे ही लिख दो। फिर बढ़ जाओ जी 3 पे, क्योंकि अब ना तो इस 3 में भाग जाने वाला है 2 का पूरा पूरा, और ना इस 15 में। तो 3 पे जब आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है 3 एकम 3, उसके बाद 15 में 3 का भाग लगाओ तो 3 पंजा 15। ओके है जी बात। अब ये जो बच गया स्टूडेंट्स, इसमें भाग जाएगा किसका, 5 का। किसका जी, 5 का। तो एक तो ऑलरेडी आ ही चुका है 5 में, इस 5 में भाग लगाओ 5 का, तो 5 एकम 5। तो बेटा इस तरीके से जो लेसन निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आएगा देखना ध्यान से। ये आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 12 और 15 का लेसअप है, यानी कि एलसीएम जो बच्चों आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है बेटा, कुछ और प्यारी सी बात बता दूं, इसको और आसानी से सॉल्व कर पाओ आप एग्जाम में, टाइम भी नहीं लगेगा आपका। देखो जैसे 12 और 15 का हमें लेसअप है निकालना है, तो आप बेटा बड़ा जो नंबर है इसे उठाओ, पहले 15 को। आप ये देखो कि क्या इस 12 का इस 15 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि 12 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं। तो फिर आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जैसे 15 दूनी 30 पे बढ़ जाओ। तो आप बताओ क्या इस 30 में 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 30 आता ही नहीं 12 के टेबल में, नहीं आता। तो और आगे बढ़ जाओ बेटा, 15 तिया 45। क्या इस 45 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो फिर और आगे बढ़ो, 15 चौका 60। क्या 60 में 12 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, तो हमें पता है कि 12 के टेबल में 60 भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस 12 और 15 का लेस है, यानी कि एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो आपको इतनी कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल से और बताऊं, जैसे बच्चा लिखा हुआ है 4, 6 और 12। ठीक है जी, तो आप क्या करो, बस ये देखो इस 12 में ध्यान से देखो, क्या 6 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 दूनी 12। क्या इस 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है इस 12 में, बिल्कुल जाता है, 4 तिया 12। तो भाई 4, 6 और 12 का जो लेसअप होगा वो कितना होगा, 12 ही होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके जी बात। अच्छा, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 12 और 15, इसमें हमने लेसे तो निकाल लिया, अब मैसे पे कैसे निकालते हैं वो भी सुन लो। देखो 12 लिखो और 15 लिखो, है ना। आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको धीरे धीरे सारी बात समझा रहा हूँ। 12 को बेटा इस तरीके से लिखो, देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 छिक्का 12, फिर 2 का टेबल पढ़ो, 2 तिया 6, फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों आप 12 को लिख सकते हो 1 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ओके बेटा बात। ऐसे ही आप इस 15 को लिख सकते हो 1 गुणा में 3 गुणा में 5। ओके है जी बात। अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे इनमें देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसे रख लो। अब 2 ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा, इसे नहीं रखना। ये 2 भी ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा, इसे नहीं रखना। 3 बेटा ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसे भी साथ ले लो। ठीक है जी। अब रही बात 5 की, तो 5 स्टूडेंट्स नीचे तो आ रहा है बट ऊपर नहीं आ रहा, तो 5 नहीं रखना। तो हमारा आंसर कितना हो गया जी, 3। तो पहले क्वेश्चन में बेटा आप बताओ ध्यान से कि 12 और 15 का लेसा कितना आया, आपको सर 60, और मैसे पे कितना आया बेटा 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 और 3 वाला ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, 3x² प्लस 4x माइनस 2। इसमें शून्यकों की संख्या पूछी है, बड़े आराम से समझ लो, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है वो भी बताऊंगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या आपसे पूछी है, तो देखो आप क्या करो, x है ना, जो x लिखा हुआ है, x या y जिसमें भी हमें बहुपद दिया है, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखो कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है, तो जितनी ज़्यादा पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन एक बात बेटा बड़े ध्यान से समझो, मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, जैसे यही बहुपद आपको देके लिखा हो कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, क्या बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ, एक तो ये बात। या फिर लिखा हो कि इस बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या बताओ, क्या बोला बेटा मैंने, अधिकतम संख्या बताओ। ठीक है। तीसरा सवाल बन सकता है कि इस बहुपद में शून्यकों की न्यूनतम संख्या बताओ, क्या बताओ, न्यूनतम संख्या बताओ। तो भाई क्वेश्चन तो पेपर में इससे रिलेटेड 3 तरीके से बोल सकता है। तो देखो अब क्या करो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। तो जब आपसे पूछे शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें, आप बोलो 2। शून्यकों की अधिकतम संख्या भी बोले तो आप कहोगे 2। लेकिन न्यूनतम जब आपसे पूछा जाए, चाहे यहाँ पावर 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, न्यूनतम में आप हमेशा उत्तर कितना दोगे बेटा, 1 दोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़े आराम से समझो। देखो अगर मैंने लिखा 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 9x³। ठीक है जी। इस बहुपद में आपसे पूछे कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बोलोगे बेटा, 5। ओके बात। शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तब भी बेटा आप कितना बोलोगे, 5 बोलोगे। लेकिन न्यूनतम संख्या पूछ ली शून्यकों की, तो आप कितनी बोलोगे, सिर्फ 1 बोलोगे। कितनी बोलोगे, 1। इसके पीछे का कारण समझो बेटा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके उत्तर ऐसे आ जाए, मान लो एक तो आए 2, एक आए -1, एक आ जाए 4, एक आ जाए 3 और एक आ जाए -2। तो इस कंडीशन में ये पांचों उत्तर क्या है, अलग अलग हैं, तब शून्य का कितने निकले हैं, 5। कितने, 5। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो कि इसके सारे के सारे उत्तर बेटा यही आ जाएं, -1, -1, -1,
-1 और -1। तो इस कंडीशन में बेटा शून्य के 5 नहीं बोले जाते, कितने बोले जाते हैं? 1 बोले जाते हैं। तो जब भी बहुपद में आपसे शून्य को की संख्या बोला जाए तो आप 5 ही बोलो, अधिकतम शून्य बोला जाए तो भी 5 बोलो, लेकिन न्यूनतम शून्य पूछे तो बेटा कितना बोलोगे? 1 बोलोगे। कोई भी सवाल आ जाए ऐसा चाहे। ओके जी बात बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें हमें बोला बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमें पता ही है 0,0 होते हैं, फिर भी कैसे थोड़ा बताता हूँ। देखो देखो ये संख्या रेखा होती है बेटा, है ना? क्या होती है? संख्या रेखा, जिसमें हम 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, ये संख्या रेखा होती है। इसको तो हम x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा 0 होता है, क्या होता है यहाँ 0, और इस तरफ 1 प्लस का 2 3 4 प्लस के चलता है ऐसे, और इस तरफ बेटा माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, और y में ऊपर की तरफ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे चलता है, नीचे -1 -2 -3 ऐसे, है ना। लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल ये पॉइंट है, ये x के भी 0 के सामने देखो और y के भी 0 के सामने, तो इसमें x भी बेटा 0 है और y भी 0 है। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन कहा जाता है। ओके जी बात। तो मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चा कितने होंगे? 0,0। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये बोला है हमें कि 2x + y = 6, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है 1,2 2,2 2,1 और 1,1। बेटा कुछ नहीं करना, ये सारे पॉइंट है, ये होता है बच्चों x निर्देशांक, ये होता है y, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। ओके जी बात। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रख के देख लो। अगर 6 बन गया तो यही उत्तर होगा। जैसे देखना ध्यान से, x में 1 रख लूँ तो 2 लिखा है पहले क्वेश्चन में, देखो ये 2 2, उसके बाद x है, गुणा में क्या है x यानी कि 1 रख दूँ, है ना। फिर क्या है? प्लस, y की जगह बेटा क्या रख दूँ? 2 रख दूँ। तो देखो 2 × 1 कितना हुआ? 2, प्लस ये वाला 2 लगाएं तो कितना हो गया टोटल? 4। ये तो 4 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये तो गलत है ऑप्शन, ठीक है। अब क्या करूँ? सही रख के दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, सही कौन सा होगा वो देखना। जैसे अब आप क्या करो बेटा, अब आप एक काम करना, ये वाला रख के देखो, x भी 2 रख दो और y भी 2 रख दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रखा बच्चों मैंने पहले 2, ये सवाल वाला 2, फिर गुणा में क्या है? x की जगह क्या रखना है बेटा? 2। ओके, फिर क्या लिखा है? प्लस, प्लस लगा दिया। फिर y कितना रखना है बच्चों? 2। अब देखो क्या बना, 2 × 2 कितना हुआ? 4, प्लस 2 कितना बन गया? 6। तो देखो आ गया ना 6 के बराबर। तो इस तरीके से आपको पता लगाना होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सही युग्म होगा वो बच्चों क्या होगा? 2,2 हो जाएगा। ओके जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये एक समीकरण लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, कब नहीं होंगे? वो कंडीशन पूछी है, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट उत्तर बताने से पहले बेटा थोड़ी सी चीज़ मैं समझा दूं आपको, बड़े आराम से देखना। देखो एक्चुअल में है क्या, ये ax² + bx + c ना बेटा एक द्विघात समीकरण है। कितनी घात का? द्विघात समीकरण। देखो 2 पावर है ना मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, x के 2 उत्तर निकलते हैं, यानी कि 2 शून्य निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। x के 2 मान निकलते हैं, शून्य कितने निकलेंगे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो उनको निकालने का बेटा एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। वो होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ओके बात यहाँ तक, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो x के 2 मान निकलने ना बेटा, जो इसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। उनको निकालने का एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इसमें जब आप b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की रखोगे ना, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे x के। आगे बात समझ। तो होता क्या है कि श्रीधराचार्य सूत्र में बेटा ये देखो कुछ बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाली चीज़, है ना। तो इस पर सारी बात डिपेंड रहती है। इसको हम बच्चों विभक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्तिकर, यानी कि d। किसको? ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर लिखी हुई b² - 4ac की वैल्यू। इस बात को थोड़ा अगले पेज पे ध्यान से समझना बेटा। देखो रूट में क्या है? b² - 4ac, ये आया था। अच्छा अब आराम से देखो बात। अगर क्या हो कि ये जो पूरा का पूरा b² - 4ac है बेटा, है ना, b² - 4ac है, इसकी वैल्यू अगर छोटी आ जाए 0 से, अब इस बात को आराम से समझ लो, ये b² - 4ac लिखा मैंने, और बड़े का निशान किस तरफ है? 0 की तरफ है, मतलब 0 इससे बड़ा है, तो ये किस में आ गया? 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा आना यानी कि ये किस में आना? माइनस में आना। किस में आना? माइनस में। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, यानी कि किस में आ रही है? माइनस में आ रही है, तो बेटा ये जो चीज़ है ये तो ऐसे बन जाएगी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब रूट के अंदर जब भी माइनस आता है ना, तो वो संख्या बच्चों क्या होती है? काल्पनिक होती है। वो क्या होती है बच्चों? काल्पनिक होती है। तो इससे हमें एक बात तो श्योर होगी कि b² - 4ac की वैल्यू अगर छोटी हो जाए किससे? 0 से, तब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बच्चा कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? ओके बात। अब दूसरी बात समझ लो ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि x बराबर क्या आया था? -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो पहला नियम तो क्या निकला कि अगर b² - 4ac छोटा आ रहा है 0 से, तो इसके मूल जो आएंगे वो क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे, वास्तविक नहीं आएंगे, मतलब। ओके, अब दूसरी बात सुनो। अब अगर बच्चा ये वाली जो पूरी वैल्यू है, मतलब b² - 4ac जो है, अगर इस पूरे के पूरे को मैं 0 कर दूं तो क्या होगा? अगर इसको मैं 0 कर दूं पूरे के पूरे को, तो क्या होगा बताओ? तो बेटा ये प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। प्लस माइनस 0 आएगा बाद में, है ना, ऐसे बन जाएगा -b ± 0 / 2a। तो इससे इस प्लस माइनस का तो रोल ही खत्म हो गया। इसका रोल खत्म हो गया, तो अपने जो 2 उत्तर आने थे 2 नहीं आएंगे, वो 1 ही आएंगे। मतलब शून्य को की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। न्यूनतम कितनी होती है? 1। तो जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो प्लस माइनस का तो रोल ही खत्म हो गया। तो फिर शून्य को की संख्या कितनी रह जाएगी? सिर्फ 1 ही रह जाएगी, यानी कि दोनों के दोनों शून्य आएंगे, एक जैसे ही आएंगे। आई बात समझ के नहीं आई? तो जब b² - 4ac की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तब जो मूल होंगे वो वास्तविक भी होंगे और एक जैसे भी होंगे, एक जैसे भी होंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब वास्तविक क्या होंगे ये भी बता दूं, क्योंकि रूट तो खत्म ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया। अब रूट खत्म हो गया तो रूट में माइनस आने का तो सवाल ही नहीं बचा, तो वास्तविक भी मूल होंगे। और ये जब खत्म हो गया तो उत्तर 2 भी नहीं निकलेंगे, 1 ही निकलेंगे। तो मूल वास्तविक भी होंगे और एक जैसे भी होंगे। कब? जब b² - 4ac का मान क्या हो? 0 के बराबर हो। आई होप बात समझ आई आपको बेटा। थर्ड देखो क्या है, तो b² - 4ac फटाफट बताते जाओ मेरे को। जब ये बच्चा छोटा आएगा 0 से तो क्या होगा? मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बच्चा 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, मूल वास्तविक भी होंगे और एक समान भी होंगे। आगे बात समझ। तीसरी कंडीशन क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो, देखो बड़े का निशान किसकी तरफ है, इसकी तरफ, किससे, 0 से, तो 0 से जब ये बड़ा होगा तो प्लस में होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक भी होंगे बट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब एक उत्तर जैसे 1 आ गया, एक 5 आ गया, इस तरीके से, तो वास्तविक और अलग अलग। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें बोला था कि मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या होने चाहिए, काल्पनिक होने चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या सही रहेगी इस सवाल के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा किससे, 0 से, उस कंडीशन में ही मूल क्या रहते हैं, काल्पनिक रहते हैं। ओके जी बात। अच्छा एक चीज़ और बता दूं बच्चा मैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे लिखा होगा 2x² प्लस 3x माइनस 4, ऐसे बहुपद देके और आपसे बोलेगा कि इसमें आप विभक्तिकर का मान ज्ञात करो, किसका, विभक्तिकर का मान ज्ञात करो, या फिर कह सकता है कि इसमें मूलों की प्रकृति बताओ। क्या बताओ, मूलों की प्रकृति। तो बेटा एक बार आराम से समझना ध्यान से बात को, कि आपको चाहे विभक्तिकर बोले चाहे मूलों की प्रकृति बोले, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस उसी डी की वैल्यू निकालनी है। डी बराबर किसके होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब ये ABC क्या है, सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है पहले बताओ, 2, तो 2 जो है वो तो है a, तो a की वैल्यू बच्चा कितनी है, 2। b क्या होता है, b जो होता है x के गुणा में है जो वो b होता है, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चा, प्लस का 3, b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3। ओके है जी बात। अब c, तो जो x का स्क्वायर के साथ है वो a है, x के साथ है वो b है, निशान साथ में रखने ओके, और जो बच गया वो c है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। ठीक है जी, तो बस आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, अब रखो b की वैल्यू कितनी रखनी है, प्लस का 3, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, फिर लगाओ निशान किसका, देखो माइनस का, माइनस रख दिया, फिर क्या लिखा है 4, 4 रख दिया। अब a क्या है बेटा देखना, a की जगह रख दो 2, कितना रख दो 2, फिर क्या है c, c की जगह कितना रखना है बच्चा, माइनस का 4। ओके बात, अब आराम से समझो बात को, गलती नहीं करनी। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 यानी कि 9। ठीक है, अब इन तीनों का बच्चा क्या करना है, गुणा करना है। सुन लो पहले, प्लस माइनस मतलब गुणा कर दो बस, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, कितना आ गया 32। अब देखो ध्यान से, जब भी आप गुणा कर रहे हो बेटा है ना, जब भी आप गुणा कर रहे हो तो आप ये देखो माइनस कितने हैं, एक माइनस तो ये रहा, एक माइनस ये रहा, टोटल 2 माइनस है। तो गुणा करते टाइम अगर माइनसों की संख्या सम है तो उत्तर किस में आता है, प्लस में, और विषम हो तो किस में उत्तर आता है, माइनस में। भी मेरा कहने का मतलब यहाँ 2 माइनस है ना, तो गुणा करते टाइम तो आपको उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 3 माइनस होते तो उत्तर किस में आता, माइनस में आता। 1 माइनस होता तो उत्तर किस में आता, माइनस में आता, तो प्लस में ही आएगा। तो 32 और 9 बेटा कितने हुए बताना मेरे को, 41, कितने हुए 41। तो डी का मान मेरे को बताओ देख के, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं, क्या ये 0 से छोटा आ रहा है क्या, नहीं, तो डी का मान तो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है, बड़ा। तो डी का मान, विभक्तिकर का मान जब 0 से बड़ा आ रहा हो, 0 से बड़ा आ रहा हो तो क्या प्रकृति होती है मूलों की बताओ, तो उस कंडीशन में मूल क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से न्यू टाइप के जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इससे रिलेटेड आपको अच्छे से बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है। इसमें हमें बोला गया एक समांतर श्रेणी बोली है 3, 7, 11, 15। ठीक है जी, इसमें हमसे बोला गया है कि इसका सारवंतर बताओ। क्या बताओ, सारवंतर। ठीक है, तो इसमें कई बच्चे गलती भी करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो सारवंतर निकालना हो ना बेटा, तो चाहे तो इस दूसरी टर्म में से, दूसरे पद में से पहले को घटा दो तो भी उत्तर आ जाएगा। जैसे 7 में से घटा दो यानी कि माइनस कर दो किसको, 3 को, तो 7 माइनस 3 कितना है बेटा, 4। ओके बात। या फिर आप क्या करो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, 11 में से किसको घटा दो, 7 को, तो भी उत्तर कितना आया, 4। या चौथे में से तीसरा घटा दो, 15 में से घटा दो किसको, 11 को, तो भी उत्तर कितना है बेटा, 4। तो इस तरीके से सारवंतर निकाला जाता है ना। कई बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि न्यू टाइप में इसका क्वेश्चन आ ही सकता है आपके ना। तो देखो कई बार सवाल बेटा ऐसे आ जाता है, जैसे लिखा मैंने माइनस का 3, ओके, और उसके बाद मान लो लिख दिया मैंने माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12। तो इस सवाल में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कोई सवाल है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। घबराना नहीं बच्चों, कुछ नहीं, चाहे तो दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, चाहे चौथे में से तीसरा घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि मैं दूसरे में से -6 में से मेरे को घटाना है किसको, -3 को। देखो ध्यान से, -6 में से घटाना है मतलब माइनस करना है किसको बेटा, -3 को, किसको, -3 को। ओके बात। देखो -6 में से घटाना है किसको, -3 को, तो ये बन गया जी माइनस का 6। अब ये देखो 2 माइनस आ गए ना गुणा में, गुणा में बेटा जब सम संख्या में माइनस आ जाए ना तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, +3। ओके बात। अब देखो ध्यान से, -6 + 3 जोड़ घटाविए तो 6 में से 3 घटाओ क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन बचेगा किसका, प्लस का कि माइनस का। अभी बड़ा कौन है, माइनस के तो 6 है, प्लस के 3 ही है सिर्फ, तो बड़ा माइनस है यहाँ पे, तो उत्तर क्या है बेटा, माइनस का 3 आया। ओके, एक तो ये गलती मत करना, ऐसा सवाल आ जाए तो बड़े आराम से करना, तसल्ली से, है ना। एक और चीज़ समझो, जैसे कई बार बच्चों ऐसे आता है, मान लो कि लिखा होता है 1/2, समझ के बात, क्या लिखा होता है 1/2, फिर लिखा होता है 1, फिर लिखा होता है 3/2, समझ के बात, फिर लिखा होता है 2, फिर लिखा होता है 5/2। अब ऐसे सवालों में अक्सर बच्चे फिर डर जाते हैं, छोटे बच्चे है ना, कि भाई क्या सारवंतर आएगा क्या नहीं। करना तो आपको वही होता है कि चाहे तो दूसरे में से पहला घटा लो, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, चाहे चौथे में से तीसरा। बट एक चीज़ सोचो बेटा, इसको आसान बना के बताता हूँ। आधा जो होता है आधा, क्या आप आधे को 0.5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। फिर क्या लिखा हुआ है 1, अब 3/2 को भाग लगाओ बेटा कितना आएगा, 1.5 ही तो आएगा, 1.5 ही तो आएगा। ये फिर आगे क्या लिखा हुआ है 2, अब 5 में 2 का भाग लगाओ बेटा क्या आता है, 2.5 आता है। तो सिंपल सी बात है, कहीं से भी घटा लो, 1.5 में से 1 घटा लो क्या बचा, आधा बच गया यानी कि 0.5 बच गया। 2.5 में से 2 घटा लो तो भी क्या बचा, आधा यानी कि 0.5 बच गया। तो इसका सारवंतर क्या आएगा बेटा, 0.5 यानी कि आधा आएगा। बोलो बात समझ आई। तो इस तरीके से बड़े आराम से तसल्ली से पेपर को करना, कोई भी छोटी से छोटी प्लस माइनस की गलती भी हमें नहीं करनी। ओके है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, हमें बोला है 2 sin 45
और कोस 45 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये सारणी भी आपको आनी चाहिए, वो भी मैं करवा दूंगा, सारी कैसे याद करनी है तरीका बता दूंगा। तो एग्जाम में तो आप क्या करना बेटा, जब स्टार्टिंग करते हो पेपर देने की तो रफ साइड में पहले ही सारणी बना के रख लिया करो, ताकि आपको किसी भी सवाल में दिक्कत ना आए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 45 डिग्री का मान होता है ना बेटा, तो ये सिंपल होता है। देखो साइन 45 ले लो चाहे तो, है ना, चाहे कोस 45 ले लो, दोनों ही 45 डिग्री पे होते हैं, 1/√2। क्या होते हैं? 1/√2। ऐसे ही बेटा साइन कोस आ गया, टेन और कोट को भी देख लो, चाहे तो आप बेटा टेन 45 की बात करो, चाहे आप कोट 45 की बात करो, तो 45 पे ये दोनों भी बराबर ही होते हैं, एक के बराबर होते हैं। आगे बात समझ। इसी तरीके से सेक 45 और कोसेक 45 जो है उनकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। आगे बात समझ। तो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितनी? 1/√2। तो रख दो बच्चा, 2 की जगह 2 रख दो, गुणा साइन 45 की जगह बेटा 1/√2, ओके, गुणा कोस 45 की जगह भी क्या रख दो, 1/√2। ठीक है बेटा जी। अब एक चीज और सुन लो, जैसे √2 और √2 का आपस में जब आप गुणा करते हो तो ये बराबर आता है 2 के। किसके? 2 के। जैसे कि मान लो आप अगर √7 गुणा √7 करोगे ना बच्चा, √7 गुणा √7 करोगे तो ये बेटा किसके बराबर आएगा? 7 के। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो है 2 गुणा में 1 गुणा में 1, और बटा में बेटा इनका जब गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 2 से 2 तो कट गया, तो उत्तर बच्चों अपना कितना आया? 1। तो इस सवाल का अपना आंसर क्या है? 1 आ जाएगा। तो न्यू टाइप में सारणी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा क्या है, कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो रटना नहीं, बात को समझना है। जैसे एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा क्या होती है आपको पता है, जिसको स्पर्श करके जाए ऐसे, है ना। तो मैंने इस पॉइंट पे खींच दी, चाहूं तो मैं यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, ऐसे भी खींच सकता था, इधर भी खींच, इस पॉइंट पे खींच सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे तो वृत्त के ऊपर बेटा कितने पॉइंट है? अनंत पॉइंट है, सभी पे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, है ना। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जैसे वृत्त है और ये वृत्त की बच्चा क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण पर ही क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। और वृत्त में हम त्रिज्या भी तो कितनी खींच सकते हैं बेटा? अनंत खींच सकते हैं। तो अनंत अगर आप त्रिज्या खींच सकते हो तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी खींच सकते हो वृत्त पे? अनंत ही खींच सकते हो। तो अपना आंसर क्या आया? अनंत। तो इसके 3-4 चीजें हैं इससे रिलेटेड भी आपकी बुक में, कि जैसे मान लो एक ही वृत्त पे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, अभी पढ़ा हमने अनंत। अगर मान लो ऐसे 2 वृत्त दिए हुए हैं और 2 वृत्त कट नहीं कर रहे तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इनकी कॉमन उभयनिष्ठ। जैसे मान लो इनकी उभयनिष्ठ देखो यहाँ से ये वाली स्पर्श रेखा, ये इसको भी छू रही है, इसको भी छू रही है, दोनों की कॉमन आ गई ना। इसी तरीके से बेटा आप इस तरीके से भी कॉमन खींच सकते हो ना, दूसरी आ गई, फिर इस तरीके से बेटा खींच सकते हो, तीसरी आ गई और चौथी। तो ये कई सारे 3-4 टाइप आपके दिए, जैसे यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं आ गई? 4 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से चेक कर लेना एक बार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में हमें बोला बेटा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्यारा सा कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। तो बेलन जो है, मैं एक बात बता दूं आपको, बेलन से रिलेटेड बेटा बड़े आराम से देखना बात को। जैसे बेलन है ना, तो बेलन में 3 तरीके के आपके फॉर्मूले आते हैं, है ना। एक तो क्या होता है? वक्र पृष्ठ। देखो ये जो घुमा हुआ, मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जो चारों ओर घुमा हुआ एरिया होता है ना, इतना इतना ये वाला, ये तो होता है बेटा वक्र पृष्ठ एरिया। कौन सा? वक्र पृष्ठ। अब इस वक्र पृष्ठ के साथ अगर आप इनको भी ले लो, इस ऊपर वाले को और इस नीचे वाले को, तो ये टोटल जो बन गया, ये सारा का सारा बन गया, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। आगे बात समझ। एक तो वक्र पृष्ठ हो गया, एक संपूर्ण पृष्ठ, और एक होता है आयतन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब जैसे बेलन है तो मैं आपको तीनों ही फॉर्मूले अभी याद करवा देता हूँ। तो इसमें देखो, एक तो है संपूर्ण पृष्ठ, एक है वक्र पृष्ठ और एक है इसका आयतन। 3 चीजें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। देखो ध्यान से, आप ये देखो कि बेलन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है ना, वृत्त, वृत्त दिख रहा है ना। वृत्त के फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। बोलो बात समझ आ गई। अब क्या करना है देखना ध्यान से, 2πr बोला मैंने परिधि, तो 2πr। ओके, परिधि कितनी बोला? 2πr। क्षेत्रफल कितना बोला मैंने इसका वृत्त का? πr²। ठीक है, बस इतना हो गया। तो वृत्त के दोनों फॉर्मूले लिख लिए मैंने, 2πr πr², ये क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल जो लिखा इसके साथ तो गुणा कर दो h का, तो बन जाएगा बेलन का आयतन। क्या बना? πr²h। अब 2πr के साथ एक बार तो बेटा h का गुणा करना है, एक बार करना है h प्लस r का गुणा। आप बताओ संपूर्ण पृष्ठ ज्यादा होता है कि वक्र पृष्ठ ज्यादा होता है? भाई ज्यादा तो संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ तो गुणा कर दोगे आप इसका h प्लस r का, ताकि उत्तर ज्यादा आए, और यहाँ गुणा हो जाएगा अकेले h का। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके। ओके, बाकी मैं वीडियो और बना दूंगा सारे फॉर्मूलाज की। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो, कह रहा है बेलन की हाइट कितनी है? 11, वक्र पृष्ठ 968 है। वक्र पृष्ठ कितना है? 968। भाई 2πrh होता है ना वक्र पृष्ठ, 2πrh। ये बेटा अपने को कितना दिया है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की जगह 2 रख दो, पाई की जगह रख दो 22/7, आर का हमें मान निकालना ही निकालना है, और एच की जगह हमें कितना दे रखा है? 11, बराबर कितना बेटा? 968। अब आप इधर उधर लेके जाओ चाहे तो, है ना, आर की वैल्यू, या एक काम किया करो, जैसे बराबर का निशान है ना बेटा, बराबर के निशान के ऊपर यहाँ इधर देखो और इधर, ये सारी चीजें आपस में कट हो सकती हैं। कहने का मतलब 22 का पढ़ा पड़ दो, तो 22 चौका 88 बचा 8, 22 चौका 88, तो 22 से कट गया। फिर इस 11 से काट दो बेटा, 11 चौका 44। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये क्या बच गया देखना, ये बच गया अपने पास r बटा में 7 बराबर में 2। अभी भाग वाला 7 इधर गुणा में चला जाएगा, तो r का मान बच्चा कितना आ गया? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इस सवाल में हमसे पूछा गया था इस बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बोला है 7 4 5 3 फिर 4 फिर 3 है, और 7 5 7 है, 4 है, 5 3 4 फिर 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2। ठीक है जी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि बहुलक क्या है। माध्यम आदि का बहुलक आप जानते ही हो। तो बहुलक कुछ नहीं, इनमें से जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। देखो 4 को देखो, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया बताओ मेरे को? 4 आया ना, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4 आया, तो बहुलक कौन होगा? 4 होगा। सबसे ज्यादा बार जो आता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। ओके बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या। देखो पासा आप जानती हो, डाइस,
आगे बात समझ। इस पे कितने अंक लिखे होते हैं लूडो वाले पे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। भाई जब ये लुढ़केगा तो एक ही अंक आएगा 6 में से, 6 में से एक अंक आएगा। अब कौन सा देखो ध्यान से, इसने बोला अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य कौन सी इनमें से? आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो एक है ना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ये अभाज्य संख्या। एक को ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य, ठीक है। अब इसमें से अभाज्य है कौन? 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसमें बेटा या तो खुद का भाग जाता है या एक का, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, ठीक है। अब जैसे 4 और 6 भाज्य है, क्यों? क्योंकि 4 और 6 को देखो, 6 को देखो, इसमें एक का भी भाग जा रहा है, खुद का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है ना। लेकिन 2 को देखो चाहे 3 को देखो 5 को, इसमें बेटा या तो एक का भाग जाएगा या खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो आप हमेशा याद रखना, एक जो है ना, ये तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। और इनमें से देखिए अभाज्य बची हुई में से तो 2 3 और 5 क्या है? अभाज्य है। 4 और 6 क्या है? भाज्य है। तो आप बताओ इन टोटल 6 रिजल्टों में से, इन टोटल 6 रिजल्टों में से बेटा कितने रिजल्ट ऐसे हैं जो अभाज्य आ सकते हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने? 3। 3 रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं 6 में से जो अभाज्य हों। तो 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 प्रायिकता आ जाएगी इस चीज की कि अगर एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बच्चों कितनी होगी? 1/2 होगी। ओके है बात? चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। तो ये हो गए स्टार्टिंग वाले आपके 10 क्वेश्चन। अब मैं पार्ट के हिसाब से डालता रहूंगा क्योंकि मैं चीज़ को समझा भी आराम आराम से रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका शायद आई थिंक 21 साल वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।